Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the chapter 9 of Geography class 7th. अभी तक हमने बहुत सारा चैप्टर कर लिया है और इसके बाद जो है हम लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे. ओके, आई होप कि अभी तक की आपकी ज्योग्राफी क्लियर चल रही होगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बचता है क्लास 7th के लिए, चैप्टर नंबर 10. ठीक है, एंड देन वी विल बी मूविंग फर्दर टू क्लास 8th ज्योग्राफी. तो इसी के साथ हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं. इनफैक्ट हमारा लेवल ऑलरेडी वी हैव बीन कवर्ड मेनी मोर थिंग्स. तो आई होप कि यू ऑल आर क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट, ईच वर्डिंग्स एंड एवरीथिंग. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है क्लास 6 की, और क्लास 7 भी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, तो प्लीज गो एंड वॉच इट and then come to this chapter number 9, and slowly we will be completing chapter 8, class 8 also, class 9, 10th, 11th, 12th. Fine. Okay, so chapter 9 का focus area है life in the temperate grassland. अब आप इस वर्ड को ब्रेक करिए. अब आप मेरे साथ इतने दिनों से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और ज्योग्राफी स्पेशली, तो अब आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेट क्या है और ग्रासलैंड क्या है. ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, राइट? आपको याद होगा दिस इज आवर अर्थ. ये आपकी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, एंड दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल. अब ये टेम्परेट रीजन कौन सा होता है? ये वाला तो भाई ट्रॉपिक रीजन होगा, राइट? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, एंड अबव योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिलो आर्टिक सर्कल, ये वाला जो आपका शेडेड पोर्शन है, दिस इज माई टेम्परेट रीजन, बोथ इन द नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. तो मतलब कि हमको ये तो समझ में आ गया है कि अब हम इस चैप्टर में टेम्परेट रीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. टेम्परेट, ठीक है. और ग्रासलैंड मतलब कि टेम्परेट रीजन में पानी उतना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल मिलेगा तो यहाँ पे तो ट्रीज होते, टेम्परेट एवरग्रीन ट्रीज होते, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होते, बट यहाँ पे ट्रीज नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ द स्कैंटी or very less amount of rainfall. Clear? So that is why here you will be getting grassland. ठीक है, डेजर्ट भी नहीं, ग्रासलैंड. तो चलिए अब हम कवर करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में. तो ग्रासलैंड डेफिनेशन क्या है भाई ग्रासलैंड की? अब आप बताइए, थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्म करिए. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रासलैंड? So basically it's a region where grasses form the dominant part of plant life. मतलब प्लांट आपको यहाँ पे ट्रीज दिखेंगे, आपको ट्रीज दिखेंगे, लेकिन अगर आप होलिस्टिक पूरा व्यू देखो तो सबसे ज्यादा आपको ग्रासेस दिखेंगे. उसी वर्ड को हम डोमिनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? ग्रासेस दिख रहे हैं. यू कैन सी, ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ ट्री है, ट्रीज भी दिख रहे हैं हमको, बट ग्रासेस आर डोमिनेंट. एंड इट मेक्स द 25% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस. क्लियर? मतलब ये पूरे लैंड की बात हो रही है, ओवरऑल अर्थ की बात हो रही है ना. ओवरऑल अर्थ की अगर हम बात करें तो उसमें लैंड में से 25% जो है वो आपका क्या कवर करती है? ग्रासलैंड कवर करती है. ठीक है. क्लाइमेट और सॉइल इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट्स को. तो मैंने आपको बताया कैसा होगा क्लाइमेट, बताइए. हाउ व्हाट विल बी द क्लाइमेट? मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है. रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए आपकी ग्रासेस हैं. अगर रेनफॉल ज्यादा होती तो भाई ट्रीज हो जाते. क्लियर? सॉइल भी मैटर करता है, अमाउंट, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट इज हैविंग. अब देखो, ग्रासलैंड दो टाइप के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल. मैंने आपको बताया, राइट? दिस इज आवर अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो अगर यहाँ एरिया पे ग्रासेस ग्रो हो रहे हैं तो इसको हम टेम्परेट ग्रास बोलेंगे. टेम्परेट रीजन है ये, है ना. ये वाला टेम्परेट रीजन हो गया. और अगर मैं ट्रॉपिकल की बात करूं तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो ये इस एरिया में ग्रो होंगे, ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होंगे, तो उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं. क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो गया? फाइन. अब प्रेरीज क्या होता है? देखो, प्रेरीज जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका के. ये नॉर्थ अमेरिका का आप मैप देख रहे हो. यहाँ पे जो ग्रासलैंड ग्रो होते हैं उनका नाम है, लोकल नाम है प्रेरी. ठीक है. तो अब आप मत सोचना कि मैम प्रेरी क्या है. अब जैसे आपको मैंने विंड चैप्टर में बताया था कि एक लोकल विंड होती है लू, जो नदर्न एरिया में, नदर्न इंडिया में चलती है, तो वो लोकल नाम है लू.
राइट। वैसे ही नॉर्दर्न जो आपके अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है, वहां के ग्रासलैंड को हम प्रेरीज बोलते हैं। इट्स अ रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। क्लियर। इट इज बाउंडेड बाय रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। ये आप रॉकी माउंटेन्स देख पा रहे हैं। ये देखो, ये ग्रासलैंड है आपका एस्पेरेंस। ये जो ऑफ वाइट कलर का आप देख सकते हो, दिस इज योर प्रेरीज। प्रेरीज के जो है ईस्ट में, वेस्ट में क्या है, रॉकी माउंटेन है। और ग्रेट लेक्स जो है ये, वो आपका कहाँ है, वो आपके इधर है, ईस्ट में है। इट कवर्स द पार्ट ऑफ यूएसए एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। यूएस को भी कवर कर रहा है, कनाडा को भी कवर कर रहा है। ठीक है, यू कैन सी कि भाई ये वाला जो बाउंड्री लाइन है ये कनाडा है, यहाँ पे आपका जो ग्रासलैंड है वो यहाँ पे भी है और यूएस में भी है। तो बेसिकली द एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, इट इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी, मिसौरी, वेरी फेमस रिवर, यू शुड बी नोइंग इट। तो उससे ये एरिया ड्रेन होती है। अब मैं आप लोगों को अगर बताती हूँ कि बेसिन क्या है, ठीक है, टू द न्यू एस्पिरेंट्स उनको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दे हैवंट वॉच द प्रीवियस लेक्चर। दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग दैट प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट बिफोर कमिंग टू दिस वन। कनाडा में ये जो रीजन है कनाडा में, वो कौन से रिवर से ड्रेन होती है भाई? देखो, ये रिवर है, रिवर का नाम है सास्कैचेवन रिवर। ठीक है, सास्कैचेवन रिवर, और यूएस में मिसिसिपी। यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड, दिस इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। आप स्क्रीन को पॉज करिए, ध्यान से देखिए क्या क्या आपको ऑफरिंग मिल रही है। फॉर दो स्टूडेंट्स हु नीड मेंटरशिप इन देयर जर्नी ऑफ यूपीएससी, उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। एंड आई वुड टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि आईएएस मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम भी है। वी आर आल्सो हैविंग फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु एक्चुअली नीड हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ ए मेंटर ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन। ठीक है, और हमारे रियासत अली सर आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, आपके हर एक स्टेज में, हर एक डिफिकल्टी में ही विल बी गाइडिंग यू। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर। हमारी ऑलरेडी बैचेस चल रही हैं। 15 जून की बैच रन हो रही है, अभी भी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं जुलाई में भी। तो अगर आपको रीसेंट वाले बैच में एनरोल करना है तो आप फटाफट इसमें कॉल करिए और सारे इंक्वायरीज जो है पूछ लीजिए। All the toppers you can see here have qualified their CSE 2022 exam and 2021-20 also, okay, and they came out from this mentorship program only. So I would request you all to kindly go through it. Okay, आगे बढ़ते हैं और क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट कैसा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड में? ठीक है, तो क्लाइमेट जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का होता है, मतलब लैंड टाइप। लैंड में जो लैंड का टेम्परेचर होता है वैसा ही होता है। कॉन्टिनेंट मतलब लैंड मास हुआ। एक्सट्रीम टेम्परेचर बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ऑब्वियसली। अब मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था ग्रासलैंड का, प्रेरीज। अब आप देख सकते हो कि ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उसके बीच में जो है आपका ग्रासलैंड है। तो जनरली क्या होता है, जो कोस्ट में जो रहते हैं ना, जितने भी कोस्ट में रहते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि उनसे सी ब्रीज, कूल सी ब्रीज आती है। तो जो गर्म होता है, जो वहां का जो टेम्परेचर हॉट होता है, it gets cooled down because of the sea breeze. But however, when something is middle of the land, middle of the continent, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? It will be having a very extreme temperature because it is located in the middle of the continent. जो summers हैं, they are very warm, okay? Temperature around 20 degree Celsius, while in winter may be low as -20 degree Celsius. अब आप बोलोगे कि मैम 20 डिग्री सेल्सियस, इज इट वार्म? Yes, it is warm for the people who are living in North America. The people who are in India, especially in Delhi, UP, they have experienced around 50 degree also sometimes, right? So for us, it is not a big thing, but the actual people who have been adapted there, for them it is very extreme. In winters, it is covered with a thick blanket of snow. ठीक है, देख सकते हो आप, -20 डिग्री है भाई, तो स्नो का तो ब्लैंकेट बनना एकदम जायज है ना? तो एनुअल रेनफॉल भी मॉडरेट होती है एंड इट इज आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ग्रास।
ग्रास के ग्रोथ के लिए वो आइडियल कंडीशन होती है। अब यहाँ की लोकल विंड शिनूक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो अबाउट। लोकल विंड जो है हमारे नदर्न इंडिया में लू है, यूपी बिहार साइड में, नदर्न स्पेशली देयर हॉट। ओके, तो ये, और यहाँ के जो आपके नॉर्थ अमेरिका में कौन सी विंड है, शिनूक, रिमेंबर इट, फाइन, ओके। टॉकिंग अबाउट फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा का मतलब प्लांट, फोना का मतलब एनिमल। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखो एनिमल में क्या है, एनिमल में ए आता है राइट, फोना में भी ए आता है, तो इससे आप याद कर लीजिए। प्लांट्स में एल आता है, फ्लोरा में भी एल आता है, हो गया। तो टेम्परेट ग्रासलैंड इज दैट टाइप ऑफ रीजन वेयर ट्री इज लेस, ठीक है, ट्रीलेस है, वाटर इज अवेलेबल, ट्री। अब एग्जाम्पल भी देखिए कौन कौन से टाइप के ट्रीज आपको मिलेंगे, विलोज, एल्डर्स, पॉपलार्स, ये सब आपके मिलेंगे, ठीक है। प्लेसेस, ये वाला जो प्लेस है वो रेनफॉल अराउंड 50 सेंटीमीटर तक का ही उसको दिखता है, एंड इट इज वेरी सुटेबल फॉर द फार्मिंग, क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल है, फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि सॉइल बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मेजर क्रॉप यू कैन सी मेज, अदर क्रॉप्स जो है पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा अल्फा, ठीक है। लार्ज कैटल फार्म्स, अब यहाँ पे लार्ज कैटल, ग्रासेस हैं तो भैया कैटल्स तो मस्ट हैं, ये तो आपका बेसिक नॉलेज हुआ, यही कॉन्सेप्ट है, यही बेस है, और यही एनसीईआरटी में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो कैटल्स जो है रैंचेस फॉर्म करते हैं, दे आर लुक्ड बाय द स्टर्डी मेंस कॉल्ड काउबॉयज। ग्रासेस हैं तो उनका ऑब्वियसली रहेंगे कैटल्स, और उनके जो बड़ा सा जो ग्रुप है उनको रैंचेस बोला गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन दिस प्लेस इज बाइसन एंड अमेरिकन बफेलो। बाइसन का ही दूसरा नाम अमेरिकन बफेलो है, क्लियर। इट नियरली गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड नाउ इट्स ए प्रोटेक्टेड स्पीशी। अब देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ फोना ना, तो वो कहीं ना कहीं डेंजर जो है वो फील कर रहे हैं, ओके, दे आर, उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है। देर आर मेनी रीजन, सच एज योर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, उनके हैबिटेट में घुस के उनके हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट करना ताकि इंडस्ट्रीज बने, दूसरा आपका पॉल्यूशन हुआ। तो देर आर मेनी थिंग्स नाउ विच इज डिस्टर्बिंग द लाइफ ऑफ एनिमल्स, ओके। तो यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिला है कि जो बाइसन है, इट इज ऑल्सो हैविंग ए थ्रेट बिकॉज ऑफ इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ठीक है। अदर एनिमल्स क्या क्या है, रैबिट्स हैं, कोयोट्स हैं, गोफर्स हैं, प्रेरी डॉग्स हैं, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, क्लियर, फाइन। पीपल, कैसे टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे, कैसे हैं लोग, यहाँ के लोग जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, बिकॉज दे आर इन द दैट टाइप ऑफ वर्क सच एज योर एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, तो ये तो बैठने वाला तो काम है नहीं, दैट इज वाई दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। They have successfully harnessed technology to utilize their rich natural resources. Okay? People के बारे में बता रहा है। USA and Canada are two of the most developed country located in this region. टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, उसी में आ रहा है ना, देखो आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये क्लियरली टेम्परेट रीजन में आ रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आपका आर्कटिक सर्कल के नीचे तक आपका क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग योर टेम्परेट रीजन, तो यही बोला जा रहा है, राइट। कमिंग बैक, या दे आर वेरी मच डेवलप्ड। Prairies has a huge surplus of wheat production, therefore known as granaries of the world. Very important fact for you. Prairies जो है surplus wheat production है, तो granaries of the world क्या है, किसको बोला जाता है, अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन चलो नहीं भी आता है, being a UPSC aspirant you should be knowing that what are granaries of the world. They are prairies. And what are prairies? Prairies are grasslands of North America. And why they are called as granaries? Because they have a surplus vegetation of wheat. Okay, fine. And now tell me, wheat किस टाइप का क्रॉप है। अब आप लोगों को मैंने टास्क दिया था, खरीफ क्रॉप को पढ़ना है, राबी क्रॉप को पढ़ना है, और एक और टास्क दिया था कि अपार्ट फ्रॉम खरीफ एंड रबी क्या एक और कैटेगरी है, यस, वो है जैद क्रॉप। तो अब आप मेरे को बताइए वीट किस कैटेगरी में आता है, राबी, खरीफ की जैद, यू नीड टू
Give your answer in the comment section. Clear? Okay. डेयरी फार्मिंग अनदर टाइप की मेजर इंडस्ट्री है. कैसे भाई? अब ये दिमाग कैसे लगाओगे? कैटल बेस्ड है ना डेयरी, तो कैटल इतने ज्यादा अगर आप रियर कर रहे हो तो ऑब्वियसली डेयरी फार्मिंग विल बी देयर, नो डाउट इन दिस. तो इसी तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को लिंक करते जाइए. ग्रासेस है तो कैटल्स होना ही है, कैटल्स है तो भाई डेयरी तो होना ही है, और ग्रासेस टाइप का वेजिटेशन है तो एग्रीकल्चर भी होनी है, फार्मिंग भी होनी है. ठीक है. So this is the most industrialized region in the world due to large mineral deposits, particularly coal and iron, and a good network of road, railways and canals. Okay, ये भी आपको जानना है. डेयरी फार्मिंग, हाँ ये तो रिपीटेड पॉइंट हो गया, ये दोनों आप कट कर दीजिए. क्लियर? बहुत ज्यादा यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स भी मिलेंगे, जैसे कोल, आयरन हुआ. इट इज हैविंग a very good network of road, railways and canals. You should be knowing about it. तो हम बहुत सारे ऐसे चीजें ऑलरेडी हम जान चुके हैं क्योंकि हमको लोकेशन के बारे में आइडिया हो गया, राइट ना? फाइन. सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. लेट अस मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वेल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेल्ड. ठीक है. अब हमने पढ़ा कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं प्रेरीज. वी कॉल देम एज प्रेरीज. Now temperate grasslands of South Africa, ठीक है, साउथ अफ्रीका, यू आप मैप देख रहे हो ना, वी कॉल्ड इट एज वेल्ड. क्लियर? नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को हम बोलते हैं प्रेरीज एंड साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को हम वेल्ड बोलते हैं. यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर विद दीज टू वर्ड्स. So these are rolling plateaus with varying heights ranging from इतना से इतना आपको याद करना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट. बाउंडेड बाय ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट. ये ड्रेकेन, आप इसको ये देख सकते हो, ये वेल्ड है आपके, है ना, ये ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, दिस इज योर ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ये वाला. और कल्हारी डेजर्ट जो है वेस्ट में है, और कल्हारी डेजर्ट कहाँ है? वेस्ट में है. क्लियर? कवर्स द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया. आप अगर जब मैप रीडिंग करोगे तो ये जो साउथ पार्ट यू कैन सी हियर, ये जो है आपका, आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से कंट्रीज जो हैं इसमें आ रहे हैं. क्लियर हो गया? कौन कौन से ये आपको याद रखना है. ड्रेकेंसबर्ग, कल्हारी. कल्हारी देखिए डेजर्ट है, मतलब यू शुड बी नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने सारे वेराइटी के आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल रहे हैं. एक तरफ आपको वहीं पे ग्रासलैंड भी दिख रहा है और इन द वेस्ट साइड यू कैन सी द डेजर्ट ऑल्सो. तो कितना वेराइटी होगा आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर, टेम्परेचर में. क्लियर? और ड्यूरिंग द when you are understanding the map and when you are reading it, you can find the countries also here. कौन से rivers you can be seeing. This region is drained by the tributaries of rivers Orange and Limpopo. ठीक है, ये आपको देखो, मैं अगर जूम करती हूँ तब आपको शायद क्लियर दिखेगा. या ये लिम्पोपो रिवर दिख रही है और ये ऑरेंज रिवर यहीं पे है. ठीक है, दीज टू रिवर से ये ड्रेन होती है. सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा. अंडरस्टूड? आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. चलिए, क्लाइमेट. अब अफ्रीका के अभी जो हमने पिछला वाला क्लाइमेट पढ़ा था वो प्रेरी का था. दैट इज सिचुएटेड इन द साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका. अब ये जो हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं ये वेल्स का पढ़ रहे हैं, विच इज इन द साउथ अफ्रीका. ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन. इंडियन ओशन है, आपको पता ही है. देखिए, ये आपका इंडियन ओशन है ना, और ये आपका साउथ अफ्रीका है. So it is having a mild climate. I have already told you that the region which is near to the coast will have a moderate or mild type of climate because यहाँ से ठंडी हवा जो है लैंड पे जाएगी, लैंड से गर्म हवा सी पे जाएगी, तो वो अपने आप को बैलेंस आउट करते रहते हैं. मॉडरेट टेम्परेचर हो गया ये. ठीक है. विंटर्स ठंडे और सूखे होते हैं. कोल्ड एंड ड्राई. टेम्परेचर 5 डिग्री to 10 डिग्री सेल्सियस. जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ. समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म. अब region receives rainfall mainly in the summer months from November to February.
because of the warm ocean currents that wash the shore of the west. वार्म ओशन आ रहे हैं भाई समर मंथ्स में, है ना, तो इसीलिए वहां पे बरसात होती है। क्लियर, यहाँ पे बरसात होती है कैसे। अब यहाँ पे रेनफॉल कैसे होगी, ट्राई टू एनालाइज इट, टेक 20 सेकेंड्स, मैं 20 सेकेंड्स रुक रही हूँ एंड देन यू ओनली नीड टू एनालाइज एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि रेनफॉल कैसे होगी, हाउ रेनफॉल विल अकर। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, टेक योर टाइम। तो देखिए क्या फिनोमिना होगा, यू शुड बी नोइंग इट। दिस इज योर ओशन, ये आपका ओशन है, ठीक है। चलो मैं एक काम करती हूँ, लेट अस टेक हाँ ये ले लिया, दिस इज माई अफ्रीका, ठीक है, दिस इज माई इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन इज गेटिंग हॉट, ठीक है, इट इज गेटिंग हॉट बिकॉज ऑफ दिस इवेपोरेशन इज हैपनिंग, and because of this evaporation clouds are being formed, the simple process of evaporation and condensation, and when clouds are moving this side they will hit the land and cause the rainfall, easy, ठीक है, easy geography, so this you should be knowing it। तो इसीलिए जो है रेनफॉल समर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, क्यों भाई, क्योंकि वार्म ओशन करंट जाती है और वेल्स में आके शोर को वॉश कर देती है। अब what type of flora and fauna you can see in the wells? Flora, vegetation cover is sparse. Sparse का मतलब, what do you mean by sparse? बताइए क्या होता है sparse का मतलब। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि ग्रासलैंड में कैसे टाइप के वेजिटेशन मिलेंगे, स्कैंटी, ठीक है। वेजिटेशन का मतलब होता है ओवरऑल, बस पेड़ पौधे से रिलेटेड नहीं है, तो स्पैर्स का मतलब होता है स्कैंटी, नॉट मच, ठीक है। तो स्कैंटी टाइप ऑफ वेजिटेशन वी विल बी सीइंग। ग्रासेस डोमिनेट करेंगे लैंडस्केप को, ऑब्वियसली वेल्स आर ग्रासलैंड, तो इट विल बी डोमिनेटिंग इट। रेड ग्रास ग्रोज इन द बुश वेल्स, ठीक है, रेड ग्रासेस जो है वो ग्रो होते हैं, ओके। एकाकिया एंड मरूला आर प्रेजेंट इन हाई वेल्स, लायंस, लेपर्ड्स, चीता, कुडू, ये सब प्राइमरी एनिमल्स हैं आपके वेल्स में आपको मिलेंगे। So this is your flora and fauna. Now people, let us try to understand about the people. हमने प्रेरीज के पीपल के बारे में पढ़ा था, वहां पे जो लोग थे वो भी कैटल रियरिंग कर रहे थे और फार्मिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है एक और चीज बहुत इट इज इन फेमस, दैट इज योर माइनिंग भी, ठीक है। उधर भी माइंस वेयर वेरी मच फेमस एंड हियर भी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि माइंस कैन बी फाउंड इन द ग्रासलैंड रीजन। जैसे आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है अगर कि ग्रासलैंड रीजन आर डिवॉइड ऑफ माइंस, ठीक है, या देयर आर नो माइंस फाउंड इन द ग्रासलैंड रीजन, दे आर ओनली फाउंड इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल, तब भी आप इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर सकते हैं। So what type of people doing? They are doing cattle rearing and mining. Sheep rearing, cattle rearing में sheep rearing जो है वो सबसे कॉमन है। अब sheep है तो भाई वूल निकलेगा, वहां पे आपके कैटल्स थे तो वहां पे डेयरी भी हो रहा था, डेयरी फार्मिंग भी हो रहा था, तो यहाँ पे भी डेयरी फार्मिंग हो गया क्योंकि कैटल है। मतलब कि वी कैन मेक ए इक्वेशन दैट वेयर एवर कैटल इज देयर, जहां पे भी पशुपालन हो रहा है कैटल, तो वहां पे आपको डेयरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि कैटल है भाई, राइट ना। तो यही आपको जानना है। कैटल्स कब रियर होते हैं, वार्मर एंड वेटर रीजन्स में। कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे बटर, चीज, ठीक है, ये सब यू विल बी गेटिंग इट। सॉइल्स जो है वो उतने फर्टाइल नहीं है इन द वेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग द बेरन सर्फेस। अब ऑब्वियसली जहां पे अब ट्रीज जो होते हैं, जहां पे भी ट्रीज होती हैं वहां के जो है बहुत अच्छा फर्टिलिटी होता है सॉइल का, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस है। मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि जो वेजिटेशन है वो स्कैर्स है, स्कैंटी है, मतलब कहीं पे कुछ दिखेगा आपको, कहीं पे बहुत ज्यादा ग्रासेस दिखेंगे, कहीं पे बहुत कम, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। इट इज नॉट इन द कंटिन्यूटी, इट इज नॉट इन द यूनिफॉर्मिटी, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ दिस डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस द सॉइल जो है वो उतने ज्यादा फर्टाइल नहीं है। बैरन सरफेस क्या होता है? खाली जगह। बैरन का मतलब होता है खाली पड़ा हुआ, और जहां पे लैंड उनको फर्टाइल मिलती है वहां पे ये क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो। क्लियर? अभी तक मेरी बातें समझ में आ रही है? ओके फाइन। मेन क्रॉप्स क्या क्या है? मेन क्रॉप्स जो है वो है आपके मेज है, वीट, बाले, ओट्स, पोटैटो। कैश क्रॉप्स लाइक टोबैको, शुगर केन, कॉटन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैश क्रॉप्स क्या है। तो दोज एस्पिरेंट्स हु आर न्यू टू दिस क्लास, अब मैं आई विल नॉट बी डिफाइनिंग यू व्हाट इज कैश क्रॉप बिकॉज मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड वॉच इट, व्हाट इज कैश क्रॉप। क्योंकि अगर मैं फिर बता दूंगी तो दैट विल बी उनके लिए तो फिर वो हो जाएगा जो रोज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है? और दूसरी चीज ये, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स लिखे हुए हैं। यू नीड टू फाइंड इट आउट व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स दे आर। इधर दे आर खरीफ, इधर दे आर रबी, और इधर दे आर जैद। वेल्स जो है दे आर रिच इन मिनरल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल, आयरन। अब आयरन एंड स्टील है वहां पे, मतलब कि आयरन होगा, कोल होगा, है ना। किस टाइप के माइनिंग मेजर है? गोल्ड और डायमंड। जोहान्सबर्ग, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। What is the gold capital of the world? Johannesburg. Where is it? Africa. And Kimberley is famous for its diamond mines. ये भी बहुत important है। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। अब वो बहुत सारी चीजें क्या है? बहुत सारी चीजें ये हैं कि भाई जहाँ पे ग्रासलैंड है वहां पे पेड़ पौधे उतने ज्यादा नहीं होंगे, तो इसका मतलब है सॉइल जो उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा, रेनफॉल भी उतनी नहीं होगी। ग्रासेस है मतलब कि एनिमल्स होंगे, कैटल्स होंगे, उनका रियरिंग होगा। कैटल्स हैं देन इट मीन्स दैट देयर विल बी डेयरी इंडस्ट्री। एंड ऑब्वियसली अभी तक वॉट एवर वी हैव लर्न द ग्रासेस, द टू मेन ग्रासेस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज योर प्रेरी एंड द वेल्ड। प्रेरी इन द North America, veld in the South America. These two grasslands are having a rich source of minerals. Means you can make a conclusion that wherever grasslands you can see, their mining may be possible. Okay, and these two figures Johannesburg and Kimberley, ठीक है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? प्रेरीज को, वीट के कल्टीवेशन की वजह से। ठीक है। व्हाट इज द which place is the gold capital of the world? Johannesburg. Which place is famous for its diamond mines? Kimberley. All these things you should be knowing it. And with this I am ending the lecture. This was your chapter number 9 of geography. I hope you liked it. ठीक है। In the next lecture, that will be chapter number 10. That is your last lecture for geography class 7th, and fatafat then we will jump to the class 8. Okay, fine. So with this, let us end the lecture and I hope कि आप लोग रिवाइज करेंगे। फटाफट से रिवाइज करिए and then we'll meet in the next class. Thank you.